अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनकी साइकोलॉजी में क्या कंट्रीब्यूशन है। सबसे पहले हम स्ट्रक्चरलिज्म या स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट के बारे में बात करेंगे और उसमें टिचनर की कंट्रीब्यूशन को डिस्कस किया जाए। टिचनर की अगर हम बात करें तो बेसिकली विलियम वोंट के वो स्टूडेंट थे, ठीक है। However, Titchener dramatically altered Wundt's system of psychology when he brought it from Germany to the United States. तो टिचनर पहले विलियम वोंट के साथ जर्मनी में काम करते थे, ठीक है, लेकिन फिर वो जब वहां से यूनाइटेड स्टेट्स उन्होंने मूव किया तो उन्होंने अपना स्कूल ऑफ थॉट भी ड्रामेटिकली चेंज कर लिया। टिचनर ऑफर्ड हिज ऑन अप्रोच विच ही कॉल्ड स्ट्रक्चरलिज्म। उन्होंने एक अपना स्कूल ऑफ थॉट दिया जिसको उन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म का नाम दिया, yet claimed it represented psychology as set forth by Wundt। लेकिन फिर भी ये कहा कि ये जो वुंट की फिलॉसफी है उस पर ये बेस्ड है। In reality, the two systems were radically different and the label structuralism can properly be applied only to Titchener's psychology. Structuralism attained a prominence in the United States and lasted some 2 decades before it was overthrown by new मूवमेंट्स, ठीक है। तो तकरीबन 2 डेकेड्स तक जो है वो स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट जो है वो पॉपुलर रहा यूनाइटेड स्टेट्स में। वुंड हैज रिकॉग्नाइज्ड द एलिमेंट्स और कंटेंट्स ऑफ कॉन्शियसनेस बट इज ओवरराइडिंग कंसर्न वाज देयर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है कि वुंड ने जो है वो एलिमेंट्स या कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस तो डिटरमाइन किए, लेकिन उनका मेन फोकस ये था कि वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज होते हैं, दैट इज their synthesis into higher level cognitive processes through a perception. In Wundt's view, the mind has the power to organize mental elements voluntarily, कि हम voluntarily जो भी हमारे mind में different जो क्या कहते हैं कि conscious elements होते हैं उनको हम एक तरतीब दे सकते हैं, a position that contrasted with the passive mechanistic explanation that was forwarded by the British empiricist and associationist। ठीक है, जो ये कहते थे कि इंसान एक पैसिव लर्नर है, ये एक मैकेनिकल प्रोसेस से चीजें चल रही होती हैं। वुंट ने ये कहा कि हमारे माइंड में ये पावर होती है कि अपनी कॉन्शियस में जो चीजें हैं उनको एक सीक्वेंस में ऑर्गेनाइज कर सके वॉलंटरीली। टिचनर फोकस्ड ऑन मेंटल एलिमेंट्स और कंटेंट्स एंड देयर मैकेनिकल लिंकिंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन, कि किस तरीके से प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन से वो तमाम चीजें आपस में लिंक्ड हैं। बट ही डिस्कार्डेड वुंट्स डॉक्ट्राइन ऑफ ए परसेप्शन, लेकिन जो वुंट्स का जो कॉन्सेप्ट था ए परसेप्शन का उसको इन्होंने डिस्कार्ड कर दिया। टिचनर्स वर्क कंसंट्रेटेड ऑन द एलिमेंट्स देमसेल्व्स, कि उनका मेन फोकस जो था वो एलिमेंट्स पे था। जैसे घड़ी है तो घड़ी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनके ऊपर इनका फोकस होता था, यानी कि जिस तरीके से डिफरेंट पार्ट्स एक चीज को मिलकर बनाते हैं तो ये पार्ट्स के ऊपर फोकस करता है। इन टिचनर्स व्यू, psychologist's fundamental task was to discover the nature of the elementary conscious experiences, to analyze consciousness into component parts, and then determine its structure. Tichenor spent his most productive years at Cornell University. He wore his Oxford University academic gown to class and made every lecture a dramatic प्रोडक्शन। ठीक है कि वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाला जो अपना कोट था वो पहनते थे और जो भी वो लेक्चर देते थे उसको एक बहुत ही ड्रामेटिक वे में पेश करते थे। द स्टेज वाज केयरफुली प्रिपेयर्ड बाय असिस्टेंट अंडर द वॉचफुल आइज। एक बहुत जबरदस्त तरीके से स्टेज को तैयार किया जाता था। द जूनियर फैकल्टी रिक्वायर्ड टू अटेंड ऑल द लेक्चर्स, और तमाम जूनियर फैकल्टी को कहा जाता था कि आपने लेक्चर्स को सुनना है। फाइल थ्रू वन डोर टू टेक फ्रंट रो सीट्स, ठीक है, और जो है फ्रंट रो की तमाम सीट्स को लिया जाता था, ठीक है, जो फैकल्टी थी वो लेती थी। प्रोफेसर टिचनर entered through another door leading directly to the lecture platform, और टिचनर जो है वो दूसरे दाखिले से दूसरे क्या कहते हैं कि दरवाजे से एंटर होते थे और लोगों के को लेक्चर डिलीवर करते थे। Although he had studied with Wundt for only 2 years, he resembled his mentor in many ways. Tichenor was English by birth. He was often mistakenly by those who knew him slightly or who knows about him for a German। ठीक है, तो कुछ लोग उनको जर्मन समझते थे जबकि टिचनर जो है वो बेसिकली एक इंग्लिश साइकोलॉजिस्ट थे। फॉर्मर स्टूडेंट E.G. Boring
who later became a noted historian of psychology, observed that Wundt and Titchener had similar personalities in that both were autocratic and domineer. ठीक है कि दोनों जो हैं वो ऑटोक्रेटिक थे और डोमिनेंट पर्सनालिटी थी दोनों की. टिचनर seemed to become more arrogant as he grows older and he became progressively more intolerant of others. ठीक है, तो जो जो वक्त गुजरता गया टिचनर जो है वो थोड़ा सा ज्यादा गुस्सीले और लोगों को कम टॉलरेट करने वाले होते गए. फिर टिचनर की अगर हम लाइफ की बात करें तो क्योंकि हम हिस्ट्री एंड सिस्टम्स के हवाले से डिस्कस कर रहे हैं, तो टिचनर बोर्न इन Chichester, England, into a family with impressive lineage but little money. ठीक है कि एक impressive खानदान से इनका ताल्लुक था लेकिन जहाँ पर मनी इतनी नहीं थी. Titchener relied on his considerable intellectual abilities to win scholarship to college. ठीक है, उन्होंने स्कॉलरशिप लिया और कॉलेज में दाखिला उनको मिल गया. उन्होंने मेलबर्न कॉलेज को अटेंड किया और फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ा. ठीक है, और वहां पर फिजियोलॉजी के वो रिसर्च असिस्टेंट के तौर पर काम करना स्टार्ट कर दिया. He won many academic prizes along the way and was seen as a brilliant student with a flair for the languages. उनको मुख्तलिफ ज़बानों पर भी काबूर था जिसमें से लैटिन है, ग्रीक है, जर्मन है, फ्रेंच है, इटालियन है. An Oxford professor once gave Titchener a research article written in the Dutch language and asked him to report on it in a week's time. Titchener protested that he did not know Dutch. The professor told him to learn it and he did. Titchener became interested in Wundt psychology while at Oxford. Enthusiasm not shared or encouraged by anyone at the university. Obviously, then he would have to journey to Leipzig, the Mecca for the scientific pilgrims. कि समझो कि जो लिप्सिक है वो जो साइंसी एक हज का जगह है जहाँ पर 1892 और उस दौर में तमाम जो फेमस साइकोलॉजिस्ट है वो लाजमी वहां पर विजिट करते थे. ड्यूरिंग हिज स्टडी इयर्स टिचनर डेवलप्ड अ क्लोज रिलेशनशिप विद वुंड एंड हिज फैमिली. टिचनर वाज ऑफन invited to their home and he spent at least one Christmas holiday with them at their mountain retreat. ठीक है, जहां पर उनका पहाड़ों में घर था वहां पर टिचनर अपना क्रिसमस की छुट्टियां जो है वो गुजारते थे विलियम वुंड के साथ. Once Titchener received his doctorate, he hoped to become the English pioneer of Wundt's new experimental psychology. When Titchener returned to Oxford, however, his colleagues remained skeptical of any so-called scientific approach to their favorite philosophical topics. After staying only a few months, Titchener realized that the better opportunities were elsewhere. He left England for Cornell University in the United States to teach psychology and direct the laboratory. He was 25 years old and he remained at Cornell for the rest of his life. He died of the brain tumor at the age of 60. His brain has been preserved in a glass jar on display at the Cornell. Part of the collection began in 1889 to study differences in the brain characteristics. Titchener spent the years 1893 to 1900 establishing his laboratory, conducting research and writing scholarly articles. He eventually published more than 60 articles. As his brand of psychology attracted many students to Cornell, he relinquished the task of participating personally in the research studies, leaving his students to conduct the experiments. Thus, his scientific and systematic position reached its fullest development through the direction of his students' research. कि वो अपना सिर्फ उन्होंने 60 से ज़्यादा पेपर पब्लिश किए बल्कि उन्होंने अपनी पूरी जो उनका एक क्या कहते हैं कि जो उनकी मेंटोरशिप की सलाहियतें थी उन्होंने वो रिसर्च के ऊपर फोकस की, अपने स्टूडेंट्स के ऊपर फोकस की और उनके स्टूडेंट्स की रिसर्चेस भी बहुत ज़्यादा जो है वो पब्लिश होती रही. In 35 years at Cornell, he supervised more than 50 doctoral candidates in psychology and most of their dissertation has the imprint of his ideas. कि उन्होंने 50 से ज़्यादा लोगों को PhD कराई, ठीक है, और साइकोलॉजी की रिसर्च कराई और उनमें सब में उनका जो पर्सनल स्कूल ऑफ थॉट था उसकी झलक जो है वो नजर आती है. Titchener exercised clear authority in selecting research problem for his students, assigning topics related to issues about which he was curious. In this way, he built a system of structuralism, which he later referred to as the only scientific worthy of the name. ठीक है, जिसको ये अपने तमाम स्टूडेंट्स को भी उन्होंने अपने स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक जो है वो पढ़ाने को कहा और जिसको बाद में उन्होंने साइंटिफिक पैराडाइम के नाम पर इसको स्ट्रक्चरलिज्म को इंट्रोड्यूस कराया.
Tichenor translated Wundt's books from the German into English. By the time he had completed work on the third editions of Wundt's Principles of Physiological Psychology, Wundt had already finished the fourth edition. Tichenor translated the fourth edition only to learn that T.L.S. Wundt had published a fifth edition. यानी कि वुंड बुक्स पब्लिश करते जाते थे और जो टिचनर थे वो उनकी किताबों को के एडिशंस को ट्रांसलेट आगे करते जाते थे. Tichenor's own book include an outline of psychology, primer of psychology, and the 4-volume experimental psychology, a manual of laboratory practice. These manuals at the individual volumes of their work came to be called stimulated the growth of the laboratory work in psychology in the United States and influenced a generation of experimental psychologists. यानी कि जो काफी किताबें टिचनर ने लिखी उन्होंने लोगों को मोटिवेट किया और एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स में फ्लरिश करना शुरू हो गई. टिचनर्स टेक्स्ट बुक्स वर वाइडली यूज्ड and were translated into the Russian, Italian, German, Spanish, and French. Like Wundt, Tichenor was praised as an outstanding teacher whose lectures were always well attended. Often the halls were filled to overflowing, यानी बहुत ज़्यादा तादाद में लोग उनके लेक्चर सुनने आते थे. When Boring went to attend his first class by Tichenor, he found students spilling over into the adjacent rooms. कितने ज़्यादा लोग थे कि साथ वाले कमरे भी भरे जा रहे थे. I cannot exaggerate the magnetism of his lecture. और उनके लेक्चर काफी मैग्नेटिक होते थे, लोग उनको सुनने के लिए तरसते थे. I remember the lecture on tonal beats as especially exciting. Imagine making tonal beats exciting. I was then an engineering student, and yet it was the memory of these lectures that caused me to change the psychology 5 years later. कि मैंने इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद उनका एक लेक्चर सुना और उसके बाद मैंने अपनी जिंदगी जो है वो साइकोलॉजी को वक्फ कर दी. ये बोरिंग के अल्फाज हैं जो कि उन्होंने 1927 में अपनी बुक में लिखे. As Tichenor aged, his hobbies diverted time and energy from his work in psychology. He conducted a small musical ensemble at his home on Sunday evenings, and for many years he was professor in charge of music at the Cornell before a music department was formally established. कि जो वो लेट लाइफ में आते गए तो उनको म्यूजिक में दिलचस्पी शुरू हो गई और उन्होंने म्यूजिक की क्लासेस लेना भी शुरू कर दी. He interest in coin collecting led him to learn Chinese and Arabic so that he could decipher the characters on the coin, ताकि coins में जो लिखा हुआ है उनको समझ आ सके. He corresponded frequently with the colleagues. Most of the letters were typewritten with additional notes written by hand. Almost by accident, he added the word empathy to the English language. In another example of the translation altering a word's origin intent, Tichenor translated the German word for sympathy from a paper written by German psychologist into English as empathy, giving it quite different meaning. ठीक है कि यानी कि empathy का word जो है वो Tichenor ने introduce कराया. Eventually, Tichenor withdrew from the social and the university life and achieved the status of a living legend at Cornell. Though many faculty members had never met him or even seen him, he preferred to work in his study at home. After 1909, his lectures only on Monday evening during each spring semester. His wife screened all callers and protected him from intrusions. It was understood that no student would phone him except in emergency. कि किसी स्टूडेंट को कॉल करने की इजाजत नहीं थी और उनकी वाइफ तमाम जो कॉल्स थी उनकी स्क्रूटनी करती थी और सिर्फ मंडे को वो अपनी क्लास जो है वो लेते थे. Although he was autocratic in the manner of the stereotypical German professor, Tichenor was also helpful to students and colleagues as long as they accorded him the deference and the respect he believed were his due. यानी कि वो अपने बारे में बहुत ज्यादा कॉन्शियस थे, ऑटोक्रेटिक थे और लेकिन वो तमाम स्टूडेंट जो कि उनको इज्जत देते थे, उनको एक मकाम देते थे, उनको एक प्रेस्टीज देते थे, उनको एक डेफरेंस देते थे, तो उनको वो जो भी हेल्प कर सकते थे वो करते होते थे. Stories are told of how junior faculty members and graduate students washed his car and installed window screens at his house in the summer, not on command but out of admiration. कि किस तरीके से उनके स्टूडेंट्स उनकी गाड़ी साफ किया करते थे, उनके घर के शीशे चमकाया करते थे और उनको घर को बेहतर बनाने में उनकी हेल्प करते थे. ये नहीं कि वो उनको
प्रोफेसर टिचनर साहब खुद कहते थे, बट आउट ऑफ their love, out of their respect for the Professor Tishner, and out of the credit that he deserved in his life, लोग उनको वैल्यू किया करते थे. Carl Dallenbach, a former student, quoted Tishner as saying that a man could not hope to become a psychologist after he had learned to smoke. यानी कि उनको स्मोकिंग में भी इंटरेस्ट था. Accordingly, many students took to smoking cigars, at least in the Tishner's presence. Also reported that he became quite ill from his first cigar. कि जब उन्होंने पहली दफा कश लिया तो वो बीमार पड़ गए. ठीक है. The Tishner's concern for a student did not end when he left the Cornell, nor did his impact on their lives. कि टिचनर का कॉर्नल यूनिवर्सिटी छोड़ने के बाद भी स्टूडेंट्स उनसे कांटेक्ट में रहते थे और जो भी उनको मदद चाहिए होती थी वो उनको मिलती थी. Dellenbach, on receiving his PhD, intended to go to medical school, but Tishner obtained a teaching position for him at the University of Oregon. कि वो मेडिकल फील्ड में जाना चाहते थे डेलनबाग, लेकिन टिचनर के कहने पर उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ ओरेगन में जो है वो चले गए. Dellenbach had thought Tishner would approve of medical school, but he was wrong. I had to go to the Oregon as Tishner did not intend to have his training and work with me wasted. क्योंकि टिचनर ने मेरी ट्रेनिंग कराई थी, वो उसको वेस्ट नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मुझे ओरेगन यूनिवर्सिटी में भेज दिया. E.G. Boring recalled that not all students reacted positively to Tishner's attempt to direct their lives. टिचनर की आदत थी कि वो अपने स्टूडेंट्स की जिंदगी को अपने लिहाज से डायरेक्ट करते थे और उनकी जिंदगी में वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस क्रिएट करने की कोशिश करते थे. Many of his more able graduate students came to resent his interference and controlled and eventually rebelled. बहुत सारे जो उनके स्टूडेंट थे वो उनकी इस कंट्रोल करने की सलाहियत से बहुत ज्यादा तंग हुए और कई लोगों ने एहतजाज भी किया और उनके खिलाफ जो है वो किया. To find themselves suddenly on the outside, excommunicated, bitter, with return impossible. लेकिन वो जब एक दफा उन्होंने टिचनर को छोड़ा तो फिर चाह कर भी वो टिचनर से दोबारा मुलाकात या उनके मुताबिक नहीं चल पाए. यानी कि फिर टिचनर ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया. जब भी किसी बच्चे ने उनके साथ रिबेल किया या उनकी बात को तस्लीम नहीं किया तो वो फिर बाद में चाह कर भी उनकी खुशनुदी हासिल नहीं कर सके. Although Tishner's relation with the psychologist outside his own group was sometimes strained, कि बाकी साइकोलॉजिस्ट के साथ उनके ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं थे. Elected to the APA by the charter members in 1892, he resigned shortly thereafter because the association declined to expel a member whom Tishner accused of plagiarism. कि टिचनर ने एक बंदे पर एतराज किया कि उसने प्लेगरिज्म किया है और उन्होंने कहा कि इसको निकाल दिया जाए, लेकिन जब कमेटी ने उसको नहीं निकाला तो उन्होंने वहां से 1892 में एपीए से रिजाइन कर दिया. The story is told that a friend paid Tishner's dues for many years, so he would continue to be listed as a member. ये कहानी मशहूर है कि टिचनर की फीस उसके एक दोस्त अदा करते थे कि वो टिचनर जो है वो एपीए के मेंबर बरकरार हैं. टिचनर्स एक्सपेरिमेंटलिस्ट, नो वुमन अलाउड. वो अपनी तजर्बागाह में खवातीन को अलाउ नहीं करते थे. ठीक है. और उनको ये जो है पसंद नहीं था कि खवातीन उनके उसमें आए. According to Tishner, the subject matter of psychology is conscious experience, as that experience is dependent on the person who is actually experiencing it. ठीक है. कि इन्होंने कॉन्शियस एक्सपीरियंस के ऊपर फोकस किया. कॉन्शियस एक्सपीरियंस के ऊपर फोकस इसलिए किया क्योंकि हम उसको उस वक्त फील कर रहे होते हैं. वो बंदा जो उस वक्त उसको एक्सपीरियंस कर रहा होता है उसको उस चीज की फीलिंग आ रही होती है. फॉर एग्जाम्पल, लाइट एंड साउंड कैन बी. This kind of experiment differs from that studied by the scientists in the other fields. ये मुख्तलिफ है बाकी लोगों से. For example, light and sound differed from that studied by the physicians and that by the psychologists. Physicists examine the phenomena from the standpoint of the physical processes involved, whereas psychologists consider the light and sound in terms of how humans observe and experience these phenomena. कि एक फिजिस्ट की चीजों को ऑब्जर्व करने में और एक साइकोलॉजिस्ट की चीजों को ऑब्जर्व करने में
फर्क होता है, जैसे कि लाइट एंड साउंड है तो फिजिस्ट अपने तरीके से उसको ऑब्जर्व करेंगे, और इन साइकोलॉजिस्ट जो हैं ह्यूमन बीइंग किस तरीके से उसको ऑब्जर्व और एक्सपीरियंस करते हैं उस हिसाब से उसको देखेंगे. अदर साइंसेस आर इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सपीरियंसिंग पर्सन्स. टिचनर ऑफर्ड फ्रॉम physics the example of temperature. The temperature in a room may be measured at 85 degrees Fahrenheit, for example, whether or not in the room or experience it. When observed at present in the room and report that they feel uncomfortably warm, however, that feeling, that experience of warmth is dependent on the experiencing individuals, the people in the room. To Tishner, this type of conscious experience was the only proper focus for the psychological research. के देखें आपने टेम्परेचर मेजर कर लिया जी, मतलब जो भी टेम्परेचर मेजर करने का टूल है उससे. टिश्नर कहता है कि नहीं, बंदा क्या फील करता है, बंदे को उस वक्त कितनी गर्मी लगती है, कितनी सर्दी लगती है, वो कैसा महसूस करता है, ये एक साइकोलॉजिस्ट के लिए जरूरी है. ठीक है, कि बंदा उसको कैसे फील करता है. टिश्नर डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट एक्सपीरियंस इन हिज बुक 1909 बुक, जिसको उन्होंने टेक्स्ट बुक ऑफ साइकोलॉजी का नाम दिया. ठीक है, फिर उन्होंने स्टिमुलस एरर के ऊपर काम किया. In studying conscious experience, Tishner warned against committing what he called as the stimulus error, which confuses the mental processes with the object we are observing. For example, observers who see an apple and then describe the object as an apple, instead of reporting the elements of color, brightness, and the shape they are experiencing, are guilty of communicating the stimulus error. आपने एक सेब देखा और आपने कह दिया कि ये एक सेब है, तो आप स्टिमुलस एरर का शिकार हो गए. क्यों? क्योंकि आपने उसके कलर की बात नहीं की, उसकी ब्राइटनेस की बात नहीं की, आपने उसकी शेप की बात नहीं की. द ऑब्जेक्ट ऑफ आवर ऑब्जर्वेशन इज नॉट टू बी डिस्क्राइब्ड इन एवरीडे लैंग्वेज, बट रेदर देन इन द टर्म्स ऑफ देयर एलिमेंट्स, एलिमेंट्री कॉन्शियस कंटेंट ऑफ द एक्सपीरियंस. कि जब भी किसी चीज की बात करें तो उसकी ओवरऑल फीचर्स की बात की जाए, ना ये कि उसको एक नाम दे दिया जाए. Confusing the mental processes under study with the stimulus और ऑब्जेक्ट बीइंग ऑब्जर्व्ड, कि ऑब्जेक्ट या स्टिमुलस बीइंग ऑब्जर्व की बात ना की जाए, बल्कि जो मेंटल प्रोसेसेस हैं जो कि उस चीज के एलिमेंट्स के बारे में बताती हैं, उसके बारे में बात की जानी चाहिए. ठीक है, फिर उसके बाद when observers focus on the stimulus object instead of on the conscious thought, they fail to distinguish what they have learned in the past about the object. For example, that it is called an apple from their own direct and immediate experience. All the observers can really know about the apple is that it is red, shiny, and round. When they describe anything other than color, brightness, and spatial characteristic, they are interpreting the object, not observing it. कि जब सिर्फ आप नाम दे देंगे किसी चीज को, तो आप सिर्फ उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं, आप उसको ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं. यानी जब भी आप किसी चीज को देखें तो आप उसको ऑब्जर्व करें कि इसकी शक्ल क्या है, इसका रंग क्या है, इसका टेक्सचर क्या है, ये किस तरीके से बनी है. ठीक है, तो सिर्फ इंटरप्रेट करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि हमने उसको ऑब्जर्व भी करना पड़ेगा. Thus they would be dealing with the immediate, mediate, not immediate experience. Tishner defined consciousness as the sum of our experiences as they exist at a given point of time. कि किसी भी वक्त में जितने भी हमारे तजुर्बात का एक निचोड़ है, वो हमारा शऊर कहलाता है. The mind is the sum of the individual's experiences accumulated over a lifetime. और ये जो जिंदगी भर के एक्सपीरियंसेस हैं जो कि हम अपने माइंड में स्टोर करते हैं, ये हमारा माइंड कहलाता है. ठीक है, consciousness and the mind are the similar except that the consciousness involves mental processes occurring at the moment while the mind involves the total of these processes. कि consciousness और mind एक ही चीज है, लेकिन consciousness हमारा सिर्फ immediate जो experience है उससे डील करता है, जबकि जो mind है हमारे लाइफ के ओवरऑल जो processes हैं, जितने हो चुके हैं, जितने हो रहे हैं, जितने होने हैं, उसके साथ डील करता है. Structural psychology as Tishner envisioned it was a poor science. He was not concerned with the applying psychological knowledge. Psychology, he said, was not the business of curing sick minds. ठीक है, कि साइकोलॉजी का ये काम नहीं है कि वो सिक माइंड्स को जो है वो करे. ठीक है, psychology only legitimately purpose was to discover the facts of the structure of mind. कि साइकोलॉजी का सिर्फ एक ही मकसद है और वो है स्ट्रक्चर ऑफ माइंड को स्टडी करना. He believes scientists should remain
free of speculations about the practical worth of their work. For these reasons, he opposed the development of psychology, animal psychology, and all other areas of psychology that were not fit with the introspective experimental psychology of the content of conscious experience. ठीक है, तो ऐसी तमाम चीजें जो कि इस पैराडाइम से मैच नहीं करती थी, उनको उन्होंने निकाल दिया. अब हम बात करेंगे इंट्रोस्पेक्शन. इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है? अपनी जात का मुशाहिदा करना, अपने बारे में मुशाहिदा करना कि हम कौन हैं, हम क्या सोच रहे हैं, हम किस तरीके से सोच रहे हैं, किस तरीके से हम चीजों को लेकर चलते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे. टिचनर्स फॉर्म ऑफ इंट्रोस्पेक्शन और सेल्फ ऑब्जर्वेशन रिलाइड ऑन ऑब्जर्वर्स who were rigorously trained to describe the elements of their consciousness state rather than then reporting the observed or experienced stimulus by familiar name. कि एक नाम देने की बजाय चीजों को मुकम्मल सूरत में उनके एलिमेंट्स के हिसाब से देखना इंट्रोस्पेक्शन कहलाता है. Titchener realized that everyone learns to describe experience in terms of the stimulus, such as calling a red, shiny, and round object as an apple, and that is everyday life that is beneficial and necessary. In his psychology laboratory, however, this practice has to be unlearned. Titchener adopted Kulp's label, systemized experimental introspection to describe his method. Like Kulp, Titchener uses detailed, qualitatively subject report of his subjects' mental activities during the act of introspecting. He opposed Wundt's approach with his focus on objective quantitative measurement because he believed it was not useful for uncovering the elementary sensations and images of consciousness that were the core of his psychology. In other words, Titchener differed from the Wundt in that Titchener was interested in the analysis of complex conscious experience into its component parts, not the synthesis of the element through a perception. यानी कि वो ए परसेप्शन के ऊपर फोकस नहीं करते थे. टिचनर एम्फसाइज द पार्ट्स, जो भी माइंड के पार्ट्स हैं उनके ऊपर या चीजों के पार्ट्स हैं उनके ऊपर इनका फोकस था. वेयर इज वुड एम्फसाइज द होल, लेकिन वुंड जो है वो ओवरऑल किसी चीज के बारे में बात करते थे. इन लाइन विद द वर्क ऑफ द मोस्ट ब्रिटिश एम्पिरिसिस्ट एंड एसोसिएशनिस्ट, टिचनर गोल वाज टू डिस्कवर द सो कॉल्ड एटम्स ऑफ द माइंड, के माइंड के एटम्स कौन से हैं. ठीक है. His approach to introspection apparently had been formed before he went to Leipzig to study with Wundt. One historian suggested that while Titchener was still enrolled at the Oxford, he had been influenced by the writing of James Mill. कि जब वो ऑक्सफोर्ड में थे तो जेम्स मिल की राइटिंग से वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस थे. Titchener was also influenced by the philosophy of mechanistic spirit, as is evident is an image of the observers who supplied the data in his laboratory. In Titchener's published research reports, जिनको उन्होंने reagents का नाम दिया, a term used by the chemists to denote the substances that become, because of their capacity for certain reactions, are used to detect, examine, or measure other substances. Reagents वो substances हैं जिनकी मदद से हम दूसरे substances को study कर सकते हैं. A reagent is usually passive, an agent used to elicit or prompt response from some other substance. कि reagent normally passive होता है लेकिन दूसरे substances इसके ऊपर अपना response दे सकते हैं. Applying this concept to the human observers in the Titchener's laboratory, we see that he considered his subject to be like mechanical recording instruments. उन्होंने अपने subjects को mechanical recording instruments की तरह से deal किया, objectively reacting and responding by noting the characteristic of the stimulus they are observing. The subjects were of nothing but were impartial, detached machines. In keeping with the Wundt's idea, he trained observations would become so mechanized and habitual that the subjects would no longer be aware that they were carrying out a conscious process. Titchener ने लिखा, in his attention to the phenomena under observation, कि जब भी हम किसी phenomena को observe करते हैं, the observers in psychology, no less than the observers in physics, completely forget to give subjective attention to the state of observing. कि जब वो observe कर रहे होते हैं तो अपनी subjective attention को वो बिल्कुल छोड़ देते हैं. Observers, as we know them, are already trained the state of observing. Observers को पता होता है कि उन्होंने क्या observe करना है और किस तरीके से करना है और उनकी जो approach है वो mechanized हो जाती है.
If observers in the laboratory are considered to be mechanics, then it is easy to suggest that all human beings are machines. जब वो मैकेनिक्स के तौर पर ह्यूमन बीइंग काम करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि इंसान एक मशीन है. This thinking shows that continuing influence of the Galilean Newton mechanical view of the universe, an idea that did not disappear with the eventual death of structuralism. ठीक है, as the history of psychology unfolds, we will see that the image of the woman as a machine continued to characterize experimental psychology through the first half of the 20th century. Titchener proposed taking an experimental approach to introspection, observing in psychology. He diligently followed the role of scientific experimentation, noting that an experiment is an observation that can be repeated, isolated and varied. कि तजर्बा एक ऐसी चीज है जिसको हम रिपीट भी कर सकते हैं, अलहदा से भी कर सकते हैं और तब्दील भी कर सकते हैं. The more frequently you can repeat an observation, जितना आप किसी ऑब्जर्वेशन को रिपीट कर सकते हैं, the more likely are you to see clearly what there are and to describe accurately what you have seen. The more strictly you can isolate an observation, जितना आप अपनी ऑब्जर्वेशन को आइसोलेट कर सकते हैं, the easier does your task of observation become. तो आपको चीजों को ऑब्जर्व करने का टास्क जो है वो आसान हो जाएगा. And the less danger is there for you being led astray by the irrelevant circumstances. और जो irrelevant circumstances है वो साइड पर हो जाएंगे. Or placing emphasis on the wrong point. The more widely you can vary an observation, the more closely will be the uniformity of the experience stand out. कि जितना आप अपने तजर्बे को तब्दील कर सकते हैं, उतना ही यूनिफॉर्मिटी ऑफ एक्सपीरियंस जो है वो सामने नजर आएगा. एंड द बेटर इज योर चांस ऑफ डिस्कवरिंग लॉस, और अपने लॉस को आप डिस्कवर कर सकते हैं. द रीजन्स ऑफ द सब्जेक्ट इन द Titchener's laboratory introspected on a variety of stimuli and provided lengthy detailed observation of the elements of their experience. For example, a chord would be struck on a piano. The chord consists of the 3 individual notes sounded together. The subjects would report on how many separate tones they could distinguish, the mental characteristic of the sounds, and whatever other basic atoms or elements of the consciousness they could detect. Another experimenter involved a given word spoken aloud. As Titchener described it, the regions were asked to observe the effect when the stimulus produces upon consciousness, how the word affects you, your ideas it calls up, and so forth. कि जब भी कोई आपको कोई वर्ड दिया जाए तो आपके दिमाग में क्या आइडिया आता है, क्या ख्याल आता है और आप क्या सोचते हैं. ठीक है, ये इसके ऊपर जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है. You can see from these examples why the introspection in Titchener's laboratory had to be thoroughly trained, and how subjective or qualitative their judgment necessarily were. ठीक है, कि ये कितनी सब्जेक्टिव थी, क्वालिटेटिव थी, और किस तरीके से इसके लिए ट्रेंड होना बहुत ज्यादा जरूरी था. The element of consciousness, Titchener posed 3 essential problems for psychology. कि साइकोलॉजी के 3 बेसिक मसाइल हैं, वो कौन से हैं? Number 1, reduce conscious process to their simplest components. कि जो कॉन्शियस प्रोसेस है उसको सिंपलेस्ट कंपोनेंट्स में डिवाइड करें. Determine laws by which these elements of consciousness were associated, और उन लॉज को बयान करें कि ये जो एलिमेंट्स ऑफ कॉन्शियसनेस हैं ये किस तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. कनेक्ट द एलिमेंट विद द फिजियोलॉजिकल कंडीशन, और फिर ये जो एलिमेंट्स ऑफ कॉन्शियसनेस हैं इनको अपनी फिजियोलॉजिकल कंडीशन के साथ एसोसिएट किया जाए. Does the aim of the Titchener's structural psychology coincide with those of the natural sciences? After scientists decide which part of the natural world they wish to study, they proceed to discover its elements to demonstrate how these elements are compounded into the complex phenomena and to formulate laws governing those phenomena. इस तरीके से जब हम एलिमेंट्स को सिंपलेस्ट कंपोनेंट में डिटरमाइन कर सकते हैं, जब हम ये दे सकते हैं कि वो किस तरीके से एक दूसरे से एसोसिएटेड हैं, और जब उनको हम अपनी फिजियोलॉजिकल कंडीशंस के साथ एसोसिएट कर लेते हैं, तो फिर इस तरीके से हम एक नए लॉज, नई थ्योरीज दे सकते हैं. The bulk of Titchener's research was devoted to the first problem, to discovering the element of consciousness, और उनको simplest components के साथ explain करना.
Titchener defined the elementary state of consciousness, sensations, images, and affective states. Sensations are the basic elements of perceptions and occur in the sounds, sight, smell, and the other experiences evoked by the physical objects in our environment. Images are the elements of the ideas, and they are found in the process that reflect experiences that are not actually present at the moment, such as memory of the past experiences. ठीक है कि इमेजेस क्या हैं कि जो हमारे एलिमेंट ऑफ आइडियाज हैं और आमतौर पर हमारे पास एक्सपीरियंसेस की बेस पर वो बेस्ड होते हैं हमारे इमेजेस। फिर अफेक्टिव स्टेट्स हमारी मूड की स्टेट्स हैं, ठीक है, हमारे इमोशंस की स्टेट हैं कि हम लव महसूस कर रहे हैं, हेट महसूस कर रहे हैं या फिर सैडनेस को महसूस कर रहे हैं। In an outline of psychology, Titchener presented a list of the elements of sensations uncovered through his research. The list included 44,500 individual sensation qualities. Of these, 32,820 were identified as visual sensations, and 11,600 were identified as auditory sensations. Each element was believed to be conscious and distinct from all others, and each could be combined with the others to form perceptions and ideas. Although the basic and irreducible mental elements could be categorized, just as chemical elements are grouped into classes. Despite their simplicity, mental elements have attributed that allows us to distinguish among them. Titchener added duration and clearness to the wound's attributes of quality and intensity. He considered these four to be fundamental to all the sensations in that they are present to some degree in all the experiences. वो कौन से हैं? नंबर वन, क्वालिटी इज अ कैरेक्टरिस्टिक के वो कोल्ड है या रेड है या क्या है, ठीक है, जो कि तमाम एलिमेंट्स को एक दूसरे से डिस्टिंग्विश करता है। यानी पहली चीज जो हमने देखनी है वो उस चीज की क्वालिटी है। दूसरी चीज जो हमने देखनी है वो उसकी स्ट्रेंथ है, उसकी इंटेंसिटी है, उसकी लाउडनेस है, उसकी वीकनेस है या उसकी ब्राइटनेस है। तीसरी चीज हमने जो देखनी है वो उसकी ड्यूरेशन है कि ये सेंसेशन कितनी देर तक रही। चौथी चीज जो हमने देखनी है वो उसकी क्लियरनेस है, ठीक है, कि हमारी अटेंशन ने उसको कितना क्लियरली जो है वो परसीव किया। क्लियरनेस रेफर्स टू द रोल ऑफ द अटेंशन इन द कॉन्शियस experiences, that is the focus of our attention is clearer than the experience toward which our attention is not directed. ठीक है, sensations and images possess all four these attributes, but affective states have only three qualities. जो हमारी जज्बाती सिचुएशंस होती हैं उसकी तीन क्वालिटीज होती हैं, तीन चीजें होती हैं, क्वालिटी, इंटेंसिटी और ड्यूरेशन। जबकि जो सेंसेशन और इमेजेस है उसकी ये सारी खुसूसियात होती हैं। कौन कौन सी? क्वालिटी, इंटेंसिटी, ड्यूरेशन, क्लियरनेस, ठीक है। अफेक्टिव स्टेट्स लैक क्लियरनेस, ठीक है, क्योंकि जज्बात को कोई क्लियर नहीं होते हैं। वाई Titchener believed that it was impossible to focus attention directly on the elements of feeling or emotions, कि हम उनको डायरेक्टली जो है वो उनके ऊपर फोकस नहीं कर सकते हैं। We try to do so. The affective qualities such as the sadness or the pleasureness disappear. Some sensory processes, particularly those involving vision and touch, possess another attribute जिसको हम एक्सटेंसिटी कहते हैं, और वो क्या है? In that they take up some space, ठीक है। तो फिर all conscious processes can be reduced to one of these attributes. The findings on the problem of images through from the Kolb's laboratory at the Würzburg did not cause Titchener to modify his position. He recognized that some poorly defined qualities may occur during thoughts के दरमियान कुछ poorly recognized qualities भी आ सकती हैं, but he suggested that these were still sensations or images. It was obvious to Titchener that Cope's subject had succumbed to the stimulus error because they paid more attention to the stimulus object than to their conscious experience. और इसका ये मानना था कि जो कुल्प ने तजर्बात किए उसमें जो उसके सब्जेक्ट्स थे वो स्टिमुलस एरर का शिकार हो गया, क्योंकि वो जो है वो स्टिमुलस ऑब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा फोकस करने लगे और अपने कॉन्शियस एक्सपीरियंस के ऊपर उन्होंने कम फोकस किया। The graduate students at the Cornell carried out a great deal of research on affective states, and their finding led Titchener to reject Wundt's tridimensional theory of feelings. And Titchener suggested that affection had only one dimension,
and that of a pleasure या displeasure, या तो हम खुश होते हैं या ना खुश होते हैं. He denied Wundt's dimension of tension, relaxation, and excitement or depression. In later years, Titchener began to modify structural psychology in fundamental ways. He dropped the concept of mental elements from his lecture around 1918, suggesting that psychologists should study not basic elements but the larger dimension or processes of mental life, which he listed as quality, intensity, duration, clearness, and extensity. A few years later, he wrote to a graduate student, "You must give up thinking in terms of sensation and affections. That was all 10 years ago, but now it is wholly out of date. You must learn to think in terms of dimensions rather than in terms of systematic constructs like sensations." कि आप तुम sensations की बजाय dimensions के ऊपर फोकस करो, क्योंकि जो पहले स्टडीज हो रही थी वो 10 साल पहले की बात थी, अब हमें dimensions के ऊपर फोकस करना चाहिए. By the 1920s, Titchener even began to question the term structural psychology, and he took to calling his approach as an existential psychology. He was reconsidering his introspective method in favor of the phenomenological approach, examining experiences just as it occurred without trying to break it down into elements. कि जो भी एक्सपीरियंस हुआ जिस तरीके से हुआ उसी तरीके से उसको लिखा जाए. Had Titchener lived long enough to implement them, then these dramatic shifts in viewpoints might have altered radically the face and the fate of structural psychology. अगर ये और जिंदा रहते टिचनर, तो जो स्कूल साइकोलॉजी है वो टोटली चेंज हो चुकी होती. These ideas suggest a flexibility and openness to change the scientists like to think and they possess, but which not all can demonstrate. The evidence of these alterations were pieced together by the historian from a meticulous examination of Titchener's letters and lectures. ठीक है, although these ideas were not incorporated formally into the Titchener's system, they indicated that direction in which he was moving. Death prevented him from reaching his goal. क्या ऐसा ऐसा वो अपने स्ट्रक्चरल साइकोलॉजी को चेंज कर रहे थे, ठीक है, लेकिन जो है डेथ ने उनको ये मौका नहीं दिया. उनके जो इंट्रोस्पेक्शन का जो कॉन्सेप्ट था, ठीक है, उसके ऊपर लोगों ने काफी क्रिटिसाइज किया. ठीक है, इसके अलावा जो टिचनर का सिस्टम है उसके ऊपर भी लोगों ने काफी क्रिटिसाइज किया. अब हम आ जाते हैं कि कंट्रीब्यूशन क्या है स्ट्रक्चरलिज्म की. Despite these criticism, historians give due credit to the Titchener school of thought, जिसको हम स्ट्रक्चरलिज्म कहते हैं. उनका जो सब्जेक्ट मैटर है कॉन्शियस एक्सपीरियंस, ये क्लियरली डिफाइंड है. उनके जो रिसर्च मेथड हैं जो कि ऑब्जर्वेशन पे, एक्सपेरिमेंटेशन पे और मिनिमम पर बेस्ड हैं, वो साइंटिफिक अप्रोच हैं. बिकॉज कॉन्शियसनेस कैन ओनली बी perceived by the person having the conscious experience. The most appropriate method was studying the experience and the subject matter was self-observation, जिसको उन्होंने introspection का नाम भी दिया. Although the subject matter and the aims of structuralism are no longer vital, the method of introspection, more broadly defined as the giving a verbal report based on the experience, के जो भी आप experience करते हैं उसकी verbal report लिखें, continue to be used in many areas of psychology. Researchers in psychology and the psychophysics still are subject to report whether a second tone sound louder or softer than the first one. Self-reports are requested from people experiences to unusual environments such as weightlessness, fast-paced flight. Clinical reports from patients and the responses on the personality test and attitude scales are introspective in nature. Introspective reports involve cognitive processes such as reasoning and that are frequently used in psychology. For example, industrial organizational psychologists जो हैं वो introspective reports अपने employees से देते हैं and their interaction with the computer terminals. This information can be used to develop user-friendly computer component and ergonomic chairs. Such verbal reports based on the personal experiences are legitimate forms of data collection. Also, cognitive psychology, with its renowned interest in the conscious process, has conferred greater legitimacy on introspection. Thus, the introspective method, though not the same as Titchener's envisioned it, remained alive and well. A significant contribution of structuralism was its service as a target of criticism. Structuralism provided a strong established orthodoxy against which newly developed movements in psychology could array their forces. These new school of thoughts
own their own existence in no small measure to their progressive reformulation of the structuralism school of thought. We noted that advances in science require something to oppose के science progress तभी करती है जब हमारे पास oppose करने के लिए कोई चीज हो. With Titchener structuralism as an idea to oppose, psychology moved far beyond the initial boundaries of its system. तो लोगों ने जब इसके ऊपर क्रिटिसाइज करना शुरू किया तो फिर इस तरीके से साइकोलॉजी ने काफी प्रॉस्पर किया और यूं साइकोलॉजी जो है प्रोग्रेस करती गई और लोगों को जिंदगी के बारे में पता चलता गया.